Hello friends, my name is Rahul Sachdeva. I am a faculty of Geography at Ascents Institute, Gandhinagar, Jammu. Today we are going to start with our second lecture of the topic climatology. फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर अभी तक नहीं देखा है वो फर्स्ट लेक्चर देख लें। सेकंड लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिनका जो एक्सप्लेनेशन आपको फर्स्ट लेक्चर से मिलेगा। जो सेकंड लेक्चर है हमारा, उसमें हमने डिस्कस करना है अबाउट एटमॉस्फेयर। एज़ वी ऑल नो कि जो हमारी अर्थ है उस पर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं फॉर द सर्वाइवल। फर्स्ट इज़ लिथोस्फेयर, सेकंड इज़ हाइड्रोस्फेयर एंड थर्ड इज़ एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर है क्या और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है फॉर आवर सर्वाइवल, वो हम पढ़ते हैं पहले। उसके बाद हमने पढ़ना है इसमें कंपोजिशन, कि एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन क्या है, देन स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का, देन एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एटमॉस्फेयर है क्या। एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट इट इज़ द एनवलप ऑफ गैसेज अराउंड अस। इट इज़ द एनवलप ऑफ गैसेज दैट सराउंड्स अस। तो जितनी भी गैसेज हैं हमारे आसपास, एक्चुअली जब अर्थ हमारी इवॉल्व हुई थी तो उस टाइम पे बहुत सारी गैसेस जो आसपास थी उन्होंने अपने आप को अटैच कर लिया था विद द अर्थ। और ये अटैचमेंट हुई कैसे थी? विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं। तो एटमॉस्फेयर इज़ नथिंग बट दिस एनवलप ऑफ गैस दैट सराउंड्स अस एंड इज़ अटैच टू द सरफेस ऑफ द अर्थ विद द हेल्प ऑफ ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो ये जो है एटमॉस्फेयर, जो ये गैसेस जो हमें सराउंड करती हैं, हालांकि हमें दिखता नहीं है एटमॉस्फेयर, इट इज़ इनविजिबल टू अस बट वी कैन फील इट। तो जो भी एटमॉस्फेयर, जो भी गैसेस हमारे आसपास हैं जो हेल्प करती हैं हमारे सर्वाइवल को, ठीक है, और जो अटैच्ड होती हैं टू द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। ठीक है, और एंड वी ऑल नो कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, आर्गॉन है, वाटर वेपर है। नाइट्रोजन की कंपोजिशन है 78%, ऑक्सीजन है हमारा 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। ठीक है, तो ये हमारी कुछ कंपोजिशन है गैसेस की। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो हमारी कंपोजिशन आज है एटमॉस्फेयर की, क्या ये उस टाइम भी यही कंपोजिशन थी जब हमारी अर्थ जो है वो इवॉल्व हुई थी? तो इसका आंसर हमें कहाँ से मिलेगा? थ्रू ए टॉपिक कॉल्ड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो हमें पढ़ना पड़ेगा एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, वहीं से हमें पता चलेगा कि जो हमारी गैसेस हैं उनकी कंपोजिशन पहले क्या हुआ करती थी और आज क्या है। तो जब बात करेंगे हम एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की, एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर की जब हम बात करेंगे तो तीन प्राइमरी स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हमारा एटमॉस्फेयर इवॉल्व हुआ है। और जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट प्राइमरी स्टेज है हमारी, जिसमें that involve the evolution of atmosphere is loss of primordial atmosphere, second stage is degassing and third stage is photosynthesis। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं द फर्स्ट स्टेज जिसका नाम है लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। एक्चुअली जो एटमॉस्फेयर, जब अर्थ हमारी इवॉल्व हुई थी उस टाइम पे एटमॉस्फेयर वॉज डोमिनेटेड बाय टू गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये दो गैसेस थी जो कि डोमिनेट करती थी किसको? हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को। तो बाद में ऐसा क्या हुआ कि सोलर विंड्स ने क्या किया, ये हाइड्रोजन और हीलियम का जो एटमॉस्फेयर, ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का एटमॉस्फेयर था, या फिर ये बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन और हीलियम की जो ब्लैंकेट थी, इसको रिमूव किया, इसको स्ट्रिप ऑफ किया ताकि नया एटमॉस्फेयर बन सके। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो ऑलरेडी प्रेजेंट एटमॉस्फेयर था उसका रिमूवल हुआ। और उसका रिमूवल किसने किया? सोलर विंड्स ने किया। ठीक है, और जब सोलर विंड्स ने उसका रिमूवल किया उसके बाद क्या हुआ, हमारी सेकंड स्टेज शुरू हुई। दैट स्टेज इज़ कॉल्ड डीगैसिंग। अब जब हमारी अर्थ इवॉल्व हुई उस टाइम पे कॉन्स्टेंटली जो अर्थ है हमारी वो कूल डाउन हो रही थी। देयर वाज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग ऑफ अर्थ जो हो रहा था, और उस प्रोसेस के दौरान क्या हुआ कि हमारी डीगैसिंग शुरू हुई। डीगैसिंग क्या होता है? इट इज़ द रिलीज ऑफ heat and gases from the interior of earth, from the interior of earth। जो अर्थ के इंटीरियर में से गैसेस रिलीज़ हुई,
सच एज कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, नाइट्रोजन, मीथेन एंड वेरी लिटल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और ये जो ऑक्सीजन निकली भी, ये भी ऑक्साइड्स की फॉर्म में थी। इट वाज नॉट फ्री ऑक्सीजन, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते थे। तो सेकंड स्टेज में क्या हुआ, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी कंपोजिशन चेंज हुई, उसमें कुछ डिफरेंट गैसेज ऐड हुई सच एज नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन और ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये जो प्रोसेस चल रहा था, इसमें हमारी जितनी भी गैसेस थी वो इवॉल्व जो निकली हमारी बाहर, इसमें से एक भी गैसेस जो हैं वो ह्यूमंस के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं थी। ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन जो कि एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस, उसकी कंसंट्रेशन अभी भी निग्लिजिबल थी। ठीक है, तो आज तो कंसंट्रेशन उसकी 21% है। डैट मीन्स कुछ ना कुछ ऐसा भी हुआ होगा कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 21% हुई होगी। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट कूलिंग हो रही थी किसकी, एटमॉस्फेयर की, कांस्टेंट कूलिंग हो रही थी एटमॉस्फेयर की, और उसके साथ साथ वाटर वेपर भी रिलीज़ हो रहा था। तो बिकॉज ऑफ दिस कांस्टेंट कूलिंग, ये वाटर वेपर जो है इसकी क्या हो गई, कंडेंसेशन हो गई। और जब कंडेंसेशन हो गई, इट स्टार्टेड गेटिंग कन्वर्टेड इनटू क्लाउड्स। और जब क्लाउड्स बने तो क्या हुआ, रेनफॉल होनी शुरू हुई। और जैसे जैसे अर्थ हमारी और कूल होना शुरू हुई, वाटर वेपर की कंडेंसेशन फर्दर इंक्रीज़ हुई, क्लाउड फर्दर बने, और रेनफॉल जो है उसका भी अमाउंट ज़्यादा हो गया। और जैसे जैसे रेनफॉल का अमाउंट ज़्यादा हुआ, इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ओशंस। तो एटमॉस्फेयर के साथ साथ हाइड्रोलॉजी, या फिर ये भी बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर के साथ साथ हाइड्रोस्फीयर का भी एवोल्यूशन यहीं से हुआ है। ठीक है, तो ओशंस जो है हमारे, ओशंस का राइज हुआ। ठीक है, देन नेक्स्ट स्टेज में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हुई, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं इन स्टेज थर्ड जो है हमारी लाइफ बिगिन्स ऑन अर्थ। लाइफ स्टार्ट हुई, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हुआ, और जो फर्स्ट जो प्लांट्स थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस कंडक्ट किया था ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वाज स्ट्रोमेटोलाइट्स। ये जो स्ट्रोमेटोलाइट्स थे, ये दीज वर द फर्स्ट प्लांट्स जिन्होंने एक्चुअली फोटोसिंथेसिस कंडक्ट किया था, और दीज वर द फर्स्ट जिन्होंने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया था। तो जैसे जैसे हमारी फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुई, वैसे वैसे हमारी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई, और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ होना शुरू हुई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनको प्लांट्स ने कंज्यूम करना शुरू किया। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होना शुरू हुई बिकॉज ऑफ ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज़ हाउ आवर एटमॉस्फेयर हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द टाइम पीरियड। ठीक है, अब हमने बात करी एटमॉस्फेयर की कि एटमॉस्फेयर इवॉल्व कैसे हुआ। अब बात करते हैं ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, आखिर ये क्या रोल प्ले करता है अर्थ के सर्वाइवल में, या फिर ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग्स जितने भी हैं जिनकी भी बात करें हम, उनके सर्वाइवल में क्या हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो हम करेंगे, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। एक्चुअली जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर चाहिए होता है फॉर सर्वाइवल। एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही ह्यूमन सर्वाइव कर सकते हैं, ना कि वो काफ़ी हॉट टेम्परेचर में, ना ही कोल्ड टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, और वो पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है उसको मेंटेन करने का काम किसका है, हमारे एटमॉस्फेयर का। सेकेंड इज़ ये सोलर रेडिएशन को, फर्स्ट पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कीप्स द टेम्परेचर और विद इन सर्टन लिमिट्स। सेकेंड इज इट कंट्रोल्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन, क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर में क्या क्या होता है, वाटर वेपर, क्लाउड्स, देन डस्ट पार्टिकल्स, देन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या करते हैं, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। अब जो वाटर वेपर हैं ये इनकमिंग सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। डैट मीन्स जितनी सोलर रेडिएशन हमारे तक पहुंचनी चाहिए उतनी नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो लेस सोलर रेडिएशन रीचेज द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये क्या कर रहे हैं, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ सोलर रेडिएशन। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट एक्ट्स एज ए शील्ड अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। एज वी ऑल नो, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर हार्मफुल टू अस, आर हार्मफुल फॉर अवर स्किन। तो अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए ओजोन प्रेजेंट नहीं होगा, ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है इट विल कॉज डैमेज टू अवर स्किन। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर वहाँ भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स यूजफुल गैसेज। ऑब्वियस सी बात है, विदाउट ऑक्सीजन वी कैनॉट सर्वाइव, विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैनॉट सर्वाइव।
तो प्लांट्स को सर्वाइवल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कौन देता है? एटमॉस्फेयर। और ह्यूमंस को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन कौन देता है हमें? वो भी हमें एटमॉस्फेयर ही देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं कंपोजिशन की। जब हम कंपोजिशन की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर जो है वो प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में हमें मिलती हैं। गैसेस अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, वाटर वेपर अपनी जगह इंपॉर्टेंट है और डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं हमारे गैसेस में कौन कौन सी गैसेस आती हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, उसके अलावा और कुछ भी और भी गैसेस आती हैं जो जिनकी कंसनट्रेशन काफ़ी कम है। इसमें से जब हम बात करें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आर्गॉन, दीज थ्री गैसेस आर ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट गैसेस। इनको हम कांस्टेंट गैसेस भी बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनकी जो कंसनट्रेशन है इन द एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। जबकि हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, इसकी कंसनट्रेशन कांस्टेंट रही रहती है, इसकी कंसनट्रेशन जो है वो वेरिएबल रहती है। ठीक है, ऐसा एरिया जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा होगी, जहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग ज़्यादा होगी, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो परमानेंट गैसेस की बात करें या फिर कांस्टेंट गैसेस की बात करें तो तीन है हमारे पास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गॉन। इसको छोड़ के हमारे पास एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी जो वेरिएबिलिटी है वो वेरी करती है, जिसकी कंसनट्रेशन जो है वो वेरी करती है। ठीक है, तो कंसनट्रेशन देख लेते हैं ज़रा कंपोजिशन में। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट 78% है, ऑक्सीजन की 21%, आर्गॉन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.036%। देन उसके बाद आ गई हमारी नियॉन की 0.02%, हीलियम की 0.005%। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस लास्ट वाली हैं। ठीक है, जो ऊपर की तीन गैसेस हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्स्टेंट इन गैसेस। तो अब कंपोजिशन देखते हैं कि कंपोजिशन किस तरह से है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट कंसिस्ट ऑफ मैनी गैसेस एज वी ऑल नो, बहुत सारी गैसेस का ये मिक्सचर है। देन इट कंटेन्स ह्यूज नंबर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स विच आर कलेक्टिवली कॉल्ड एरोसोल्स। जितने भी सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल दैट आर सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर आर कॉल्ड एरोसोल्स। ठीक है, और इस एरोसोल्स में क्या क्या आता है? हमारे डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, देन सूट, देन पोलन ग्रेन्स, देन उसके अलावा हमारी स्मोक, देन पॉल्यूटेंट्स। ये सब क्या है? हमारे एरोसोल्स हैं। देन सम ऑफ द गैसेज मे बी रिगार्डेड एज परमानेंट एटमॉस्फेरिक कंपोनेंट्स। कुछ गैसेज को हम परमानेंट बोलते हैं क्योंकि उनकी प्रपोर्शन जो है फिक्स रहती है। और इसमें कौन कौन सी आती है? हमारी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड आर्गॉन। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स वेरी इन क्वांटिटी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। फॉर एग्जांपल वाटर वेपर की बात करें तो वाटर वेपर हमारा हर जगह कंसनट्रेशन सेम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन हर जगह सेम नहीं होती, हमें उसकी कंसनट्रेशन जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेज चेंजेस इन द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमारी कंपोजिशन है, जो भी हमारी कंसनट्रेशन है गैसेज की, वो हर जगह सेम नहीं रहती है। फॉर एग्जांपल जब हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो है एट हाइट ऑफ मोर देन 120 किलोमीटर्स ऑक्सीजन जो है वो हमें निग्लिजिबल मिलेगी। वैसे अगर हम बात करें ओजोन की, ओजोन हमें एक हाइट पे मिलती है। ठीक है, ग्राउंड सरफेस पे इट इज़ ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की बात करें तो सिर्फ 90 किलोमीटर की हाइट तक हमें ये मिलते हैं। 90 किलोमीटर के बाद हमें ना ही कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी ना ही हमें वाटर वेपर मिलेगा। ठीक है, अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दे प्राइमरली मेक द एटमॉस्फेयर, क्योंकि मिला के इनकी कंसनट्रेशन जो है वो 99% की आती है। ठीक है, और जो रिमेनिंग गैसेज हैं जितनी भी, दे आर मोस्टली इनर्ट, जिसमें हमारी कौन कौन सी आ जाती हैं? नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड हाइड्रोजन, ये ऑलमोस्ट इनर्ट है। ठीक है, लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। देन अब हम बात करेंगे जितनी भी गैसेज हैं जो इम्पॉर्टेंट है फॉर ह्यूमन सर्वाइवल और किसी भी तरह से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, उनका क्या रोल है, वो क्या रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले नाइट्रोजन की, क्योंकि इसकी कंसनट्रेशन सबसे ज़्यादा है 78% और ये हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ N2। ठीक है, इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट गैस। अब ऐसा क्यों बोला गया है इट इज़ रिलेटिवली इनर्ट गैस? बिकॉज ये जिस फॉर्म में प्रेजेंट है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ N2, उस फॉर्म में ये यूज़ नहीं कर सकते।
कौन यूज़ नहीं कर सकते इसको? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जितने भी हैं, ना ही प्लांट्स ना ही एनिमल्स, ना प्लांट्स ना एनिमल्स इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ कर सकते हैं। प्लांट्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या अमोनिया, और एनिमल्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड्स। ठीक है, तो N2 जो कि हमारी ऑक्सीजन उसमें एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ये डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। कौन नहीं कर सकते? ना ही इसको प्लांट्स कंज्यूम कर सकते हैं, ना ही इसको एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसको अगर हमें कंज्यूम करना है तो सबसे पहले हमें इसको कुछ कंपाउंड्स में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और वो कंपाउंड्स कौन से हैं हमारे? दैट कैन बी अमोनिया, दैट कैन बी सम नाइट्रेट्स। ठीक है, और इसको जो ये कन्वर्ट करते हैं हम, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग या नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इज़ द प्रोसेस थ्रू विच दिस नाइट्रोजन विच कैनॉट बी यूज्ड डायरेक्टली इज़ कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स। और जो बैक्टीरिया इसको फिक्स करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। दोज आर कॉल्ड नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन जो है हमारा, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, अब क्योंकि हमने क्या बोला, इट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और नाइट्रेट्स। तो प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? नाइट्रोजन। दैट्स वाई हमारे जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं हम उसमें भी नाइट्रोजन की कंसनट्रेशन रखते हैं कुछ। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स होते हैं, इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स भी बोलते हैं, उसमें नाइट्रोजन अवेलेबल होता है। ठीक है, तो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात, क्योंकि ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स, देयरफॉर हमारी ग्रोथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सच एज प्रोटीन्स, हम प्रोटीन्स की बात कर लें, एमिनो एसिड्स की बात कर लें, उन सब का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है? नाइट्रोजन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज़ इट हेल्प्स अस टू कंट्रोल कंबशन। अगर नाइट्रोजन अवेलेबल नहीं होगी तो हम कंबशन को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कंबशन किसकी हेल्प से होती है? बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। तो कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड मतलब कि ऐसी कंबशन जिसको हम रोक सकें अपने हिसाब से, उसको कौन रोकता है? बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन वो रुकती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फॉर एनिमल्स। एनिमल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी जो कंसनट्रेशन है वो 21% है, और ये अवेलेबल किस फॉर्म में होती है? इन द फॉर्म ऑफ O2। कहाँ पे? हमारे एटमॉस्फेयर में। और इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट अमंग गैसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है। दे ऑलमोस्ट इनहेल ऑक्सीजन। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स ऑल्सो नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन प्रोसेस के लिए प्लांट्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, बिसाइड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कुछ कंपाउंड्स हैं जैसे ऑक्साइड्स, दीज आर ऑलवेज ऑल्सो पॉसिबल और वेरी मच इंपॉर्टेंट। बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये कोई भी कंपाउंड्स हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्साइड्स, ये सब ऑक्साइड्स हैं और ये क्या है? हेल्पफुल हैं इन द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बींग्स। देन कंबशन इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ऑक्सीजन। विदाउट ऑक्सीजन कंबशन नहीं हो सकती। तो कंबशन नहीं होगी तो क्या होगा? हम सिंपल सी बात, हम फायर, कहीं पे भी फायर का यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की। अच्छा, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं हम जनरली इसको ऑब्जर्व करते हैं एज ए पोल्यूटेंट। ठीक है, कि इट इज़ अ हार्मफुल गैस, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की यूज़फुलनेस क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो अगर प्लांट्स यूज़ नहीं करेंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन इसकी कंसनट्रेशन जो है इट इज़ अबाउट 0.3% ऑफ द ड्राई एयर। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंबशन। दैट मीन्स जब कंबशन होती है किसी भी प्रोडक्ट की इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस।
अभी ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं ये हम आगे पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो उससे पहले सिंपल इतना याद रखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, इट हेल्प्स टू मेंटेन द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ऑफ अर्थ। हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको सर्टन लिमिट्स में रखने के हेल्प करता है, ठीक है। देन बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी बर्निंग इंक्रीज़ हो गई है, सच एज ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसनट्रेशन है, जो परसेंटेज है एटमॉस्फेयर में, वो भी इंक्रीज़ हो रही है एट ए अलार्मिंग रेट। और इसकी वजह से जो ओवरऑल टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब वो कैसे इंक्रीज़ हो रहा है वो हम कंसेप्ट देखेंगे ग्रीन हाउस गैसेज में, ठीक है। कभी के लिए इतना याद रखो कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये सिर्फ एक पोल्यूटेंट की तरह ऑब्जर्व नहीं होना चाहिए। इट इज़ ए ग्रीन हाउस गैस, इट इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स यूज़ करते हैं तो हमें ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ ओजोन। ओजोन जो है ये ऑक्सीजन ही है, बट किस फॉर्म में? O3 की फॉर्म में, ठीक है। जब O3 की फॉर्म में हम बात करेंगे ऑक्सीजन की तो हम क्या बोलेंगे? वो ओजोन है, ठीक है। तो ओजोन इज़ ए टाइप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ 3 इंस्टेड ऑफ 2 एटम्स, ठीक है। इसकी कंसनट्रेशन बहुत लेस है एटमॉस्फेयर में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। इट एक्ट्स एज ए शील्ड टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के अगेंस्ट ये शील्ड का काम करती है, ठीक है। ये हायर अल्टीट्यूड्स में मिलती है हमें और फिर ट्रांसपोर्ट होती है डाउनवर्ड्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ लिया जो इट हेल्प्स इन ब्लॉकिंग ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे हम, इट ऑल्सो इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। हमारे लिए ये हार्मफुल है। इट कैन कॉज आई इरिटेशन एंड सर्टन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। इट इज़ हार्मफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। ये प्रोटेक्ट तो करती है हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, बट अगर इसकी लोअर एटमॉस्फेयर में इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो गई तो ये क्या करेगी? इट एक्ट्स एज ए हार्मफुल गैस फॉर अस, ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया वाटर वेपर। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। अगर वाटर वेपर नहीं होगा तो क्लाउड्स नहीं बनेंगे, अगर क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो किसी भी काइंड ऑफ प्रेसिपिटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगी तो क्या होगा? ड्राइनेस, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। तो वाटर वेपर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमॉस्फेयर, पहली बात याद रखेंगे। दूसरा, वाटर वेपर ऑल्सो एक्ट्स एज ए ग्रीन हाउस गैस। इट एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है एंड इट ऑल्सो एब्जॉर्ब्स द आउटगोइंग लॉन्ग वेवलेंथ टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। अब इसको अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब हमें पता है कि जो अर्थ है हमारी, ठीक है, ये सन है हमारा, इसके आसपास एक एनवेलप है अर्थ के आसपास, किसका? गैसेस का। सन से जो रेडिएशंस आती हैं उनकी जो एनर्जी होती है, उनका जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, इसलिए जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है? शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में, ठीक है। अब शॉर्ट वेवलेंथ की फॉर्म में होती है तो हमारी जो वाटर वेपर है, सिंपल सी बात, वाटर वेपर इस एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करता ही करता है। जितना भी वाटर वेपर प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा? इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। फिर हमारी जो अर्थ है वो भी एमिट करती है, ठीक है, वो भी गर्म होती है तो वो भी एमिट करती है रेडिएशंस। अब क्योंकि उस रेडिएशंस का जो टेम्परेचर है वो बहुत लेस होता है एज़ कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द रेडिएशंस विच वी रिसीव फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो सोलर रेडिएशन का टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में जब बात करेंगे तो हमारी जो अर्थ की रेडिएशंस हैं, जिनको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस भी बोलते हैं, उनका टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो वो क्या होती हैं? इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ठीक है, वो होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो जब अर्थ एमिट करता है ये उसको भी एब्जॉर्ब करता है। दैट मीन्स ये क्या कर रहा है? इट एक्ट्स एज ए शील्ड टू बोथ द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एज वेल एज द सोलर रेडिएशन। तो ये क्या करता है? ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठीक है, ये टेम्परेचर मेंटेन करता है, ये भी बोल सकते हैं ये इंसुलेटिंग एक्शन कर रहा है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक है। उसके बाद जब वाटर वेपर की कंडेंसेशन होती है उस टाइम पे लेटेंट हीट रिलीज़ होती है, और ये लेटेंट हीट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनी ऑफ द स्टॉर्म्स। जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करेंगे, तब हम देखेंगे कि ये लेटेंट हीट क्या रोल प्ले करती है और ये लेटेंट हीट की वजह से क्यों ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव करता है, ठीक है। तो अभी के लिए
इतना याद रखो कि जो लेटेंट हीट निकलती है, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, वो क्या करती है, उसका बहुत बड़ा रोल है मेजर स्टॉर्म्स में। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम एरोसोल्स की। अच्छा, जब भी हम एरोसोल्स की बात करेंगे, एरोसोल्स आर नथिंग बट दीज आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, एरोसोल्स। ठीक है, दे आर वेरी इंस्ट्रूमेंटल इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉग एंड क्लाउड्स। अब मैंने आपको बताया था इसमें क्या क्या आता है, डस्ट आता है, सूट, स्मोक, पोल्यूटेंट्स एंड सम ऑफ द डस्ट पार्टिकल्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। दीज आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स दे अट्रैक्ट वाटर, दे अट्रैक्ट वाटर। ठीक है, तो विदाउट दीज डस्ट पार्टिकल्स, हम बोलते हैं हवा में डस्ट है बहुत ज़्यादा, विदाउट दीज डस्ट पार्टिकल्स हमारे क्लाउड्स नहीं बन सकते। ठीक है, बिकॉज ये दो डस्ट पार्टिकल्स हैं, दे एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके आसपास जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है वो बनता है, और यही वाटर ड्रॉपलेट जो है डिफरेंट वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, क्लाउड्स बनाता है। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स, यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं वाटर वेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है किसका, हमारे एटमॉस्फेयर का, विदाउट डस्ट पार्टिकल्स इज़ यूजलेस। अगर हम डस्ट पार्टिकल्स के बिना वाटर वेपर को देखें तो उसका कोई भी काम नहीं है, बिकॉज डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई, जिसके आसपास एक्चुअली हमारा वाटर वेपर जो है वो आसपास को कवर करता है और इट एक्चुअली फॉर्म्स क्लाउड्स। ठीक है, उसके बाद एरोसोल्स जो हैं उनका सिर्फ यही काम नहीं होता, एरोसोल्स जो हैं ये ऑल्सो हेल्प करते हैं इन ग्लोबल कूलिंग। इनका नेगेटिव इफेक्ट होता है हमारे एटमॉस्फेयर पे, इट हेल्प्स इन ग्लोबल कूलिंग। कैसे हेल्प करते हैं ग्लोबल कूलिंग में, हेल्प इन ग्लोबल कूलिंग बाय रिफ्लेक्टिंग द सोलर रेडिएशंस। जो भी सोलर रेडिएशंस इनसे टकराती हैं वो वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, दे ऑल्सो आर कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन जो हमारे अर्थ तक पहुंच रही हैं, तो हेल्प्स इन ग्लोबल कूलिंग। उसके बाद जो ब्लू कलर होता है हमारे स्काई का, या फिर ऑरेंज कलर, रेड कलर जो हमें दिखता है सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे, वो भी किसकी वजह से होता है, एरोसोल्स की वजह से होता है। ठीक है, और हम हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई के बारे में तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हमारा क्लाउड फॉर्मेशन होती है। ऑल्सो फॉग और हिलस्टोन्स, फॉग जो है, फॉग की फॉर्मेशन में भी यही हेल्प करता है। फॉग क्या होता है, धुंध होती है। ठीक है, देन नेक्स्ट बात करते हैं हम आर्गॉन की, जिसको हमने वन ऑफ द कांस्टेंट गैसेस की बात की थी। ये बहुत ही ज़्यादा लेस इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट लेस है, बिकॉज इट इज़ ए इनर्ट गैस, हमारे किसी काम की नहीं है। बनती कैसे है, इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रेडियो एक्टिव ब्रेकडाउन ऑफ पोटेशियम विद द सरफेस रॉक्स। जब सरफेस रॉक के साथ पोटेशियम ब्रेकडाउन होता है, किस प्रोसेस से, रेडियो एक्टिव ब्रेकडाउन होता है उसका, तो क्या रिलीज़ होती है, आर्गॉन गैस रिलीज़ होती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसेस की बात कर रहे थे हमने कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी पढ़ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन इज़ ऑल्सो ए ग्रीन हाउस गैस। ओजोन क्या करता है, देखो ग्रीन हाउस गैस एक ऐसी गैसेज होती हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को कंट्रोल करती हैं। अब मैंने आपसे बात की कि हमारी जो अर्थ है और ये सन है, ये जो एटमॉस्फेयर का ब्लैंकेट है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे रोल प्ले करती है, जो अर्थ से शॉर्ट वेव रेडिएशंस आ रही हैं ये उनके लिए ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट है, ये उनको अलाउ करती है कि वो हमारी अर्थ तक पहुंच जाएं। लेकिन जो हमारी लॉन्ग वेव रेडिएशंस हैं, लॉन्ग वेव रेडिएशंस, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस, जो कि हमारी कौन एमिट करता है, अर्थ एमिट करता है, ये उसके लिए ऑलमोस्ट ओपेक हैं। ठीक है, ये उसको अलाउ नहीं करती कि वो बाहर निकले। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारी अर्थ को या हमारे अर्थ के एवरेज टेम्परेचर को मेंटेन रखती हैं। कैसे मेंटेन रखती हैं, ये बाहर से जो रेडिएशंस आ रही हैं उनको आने दे रही हैं। ठीक है, और जो अर्थ हमारी रेडिएशंस एमिट कर रहा है ये उसको रोक रही हैं। तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। ठीक है, वैसे ही अब हम बात करेंगे ओजोन की, तो ओजोन, वाटर वेपर, दीज टू और ऑल्सो ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मीथेन की, जिसकी हमने अब तक बात नहीं की। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है, मीथेन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट गैस है, वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है। अब ये क्यों वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स 18% टू द ग्लोबल वार्मिंग। जो भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट चल रहा है अभी,
उसमें जो 18% कंट्रीब्यूशन है वो किसका है, मीथेन का है। ठीक है, मीथेन का सोर्स क्या है, ये मिलती कहाँ से हमें, फ्रॉम द डीकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट। जो एनिमल्स और प्लांट का वेस्ट होता है, जब वो डिकम्पोज होता है तो हमें क्या मिलती है, मीथेन गैस मिलती है। ठीक है, और उसके अलावा जो टर्माइट्स होते हैं हमारे, टर्माइट्स जब हमारे वुड को या ट्री को वो कंज्यूम करते हैं तो वो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, सेल्यूलोज एक कंपोनेंट होता है, उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जिसकी वजह से मीथेन गैस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो मीथेन गैस सबसे पहले देखो, मीथेन गैस का फॉर्मूला CH4। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पोटेंट गैस है एंड वी कैन से इट इज़ 20 टाइम्स, मीथेन की बात कर रहा हूँ, इट इज़ 20 टाइम्स मोर पोटेंट टू इट इज़ 20 टाइम्स मोर पोटेंट देन कार्बन डाइऑक्साइड एज ए ग्रीन हाउस गैस। इसका मतलब ये ग्रीन हाउस गैस की जब बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस में ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, एंड इट कंट्रीब्यूट्स 18% टू द ग्लोबल वार्मिंग। देन डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, उसके बाद जो टर्माइट्स होते हैं हमारे, टर्माइट्स जो हैं कंज्यूम करते हैं किसको, वुड को। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करते हैं CH4, कैसे, डिकम्पोजिशन ऑफ सेलुलोज से। जब सेलुलोज डिकम्पोज होता है तो इसका मतलब अगर हम बात करें रेन फॉरेस्ट की, किसी भी रेन फॉरेस्ट की, जैसे अभी हमने रिसेंटली देखा होगा कि अमेज़ॉन रेन फॉरेस्ट में जब अभी फॉरेस्ट फायर्स की बात कर रहे थे हम, तो जब भी हम बात करेंगे, अगर हम किसी रेन फॉरेस्ट की बात करेंगे, उस रेन फॉरेस्ट में अगर टर्माइट्स जो हैं वो एक्ट करना शुरू कर दें और वो ट्रीज़ को कंज्यूम करना शुरू कर दें, तो वहाँ पे मीथेन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और जब इंक्रीज़ होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, ग्लोबल हाउस गैसेस की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट, अब हमने एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन तो पढ़ ली। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारे एटमॉस्फेयर जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो है हमने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट इज़ अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी की बात करें अगर हमारे एटमॉस्फेयर की, देन अकॉर्डिंग टू थर्मल टेम्परेचर या थर्मल कंडीशंस, एंड लास्ट इज़ अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे कि यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से हम एटमॉस्फेयर को कितनी लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर यूनिफॉर्मिटी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्मिटी एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू होमोस्फेयर एंड हेट्रोस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो हम उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट इज़ होमोस्फेयर एंड सेकंड इज़ हेट्रोस्फेयर। ठीक है, होमोस्फेयर जो है हमारा वो 0 to 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं ग्राउंड लेवल से 80 किलोमीटर तक इट एक्सटेंड्स। जब हम हेट्रोस्फेयर की बात करेंगे तो 80 किलोमीटर से वैक्यूम तक ये एक्सटेंड होता है। ठीक है, देन होमोस्फेयर है क्या, होमोस्फेयर इज़ दैट पैच ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग होती है, किसकी, गैसेस की। यहाँ इट इज़ अ जोन वेयर यूनिफॉर्म मिक्सिंग एंड कंपोजिशन ऑफ गैसेज एंड अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर फाउंड। दैट मीन्स यहाँ पे यूनिफॉर्म मिक्सिंग है। दैट मीन्स अगर ये पैच है मेरा होमोस्फेयर का, मैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी अगर मैं एटमॉस्फेयर की गैसेज का एक सैंपल उठाऊँ तो उसमें मुझे यूनिफॉर्मिटी दिखेगी। यूनिफॉर्मिटी मीन्स जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी नाइट्रोजन, जितनी ऑक्सीजन होगी नाइट्रोजन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, उतनी ही जितनी यहाँ पे होगी उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी, उतनी यहाँ पे होगी। ठीक है, दैट मीन्स अब हम सिंपल सी, मैं एक एग्जांपल देके बात करता हूँ। लेट अस टेक ए बीकर। ठीक है, इस बीकर में पानी भर दिया मैंने, अब पानी भर दिया, इसमें मैंने शुगर सोल्यूशन ऐड कर दिया, शुगर ऐड की इसमें मैंने और इसको स्टर कर लिया प्रॉपरली। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा पानी की कंसनट्रेशन यहाँ से निकाल रहा हूँ और थोड़ी सी यहाँ से निकाल रहा हूँ। अब मुझे बताओ कि शुगर लेवल कहाँ पे ज़्यादा होगा, मतलब मीठा कहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ पे या यहाँ पे। मीठा दोनों तरफ बराबर होगा ना, यहाँ पे जितना होगा वहाँ भी उतना ही होगा। ठीक है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, दिस इज़ ए यूनिफॉर्म सोल्यूशन। तो वैसे ही हमें यहाँ पे क्या दिखता है, होमोस्फेयर में देयर इज़ यूनिफॉर्मिटी दिखती है हमें, यूनिफॉर्मिटी ऑफ गैसेस, कि गैसेस जो है वो प्रॉपरली मिक्सड है।
जबकि जब हम हेट्रोस्फेयर की बात करें तो हेट्रोस्फेयर 80 किलोमीटर से ऊपर की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें सेपरेशन ऑफ गैसेस दिखता है। क्या दिखता है? सेपरेशन ऑफ गैसेस दिखता है, ठीक है। और सेपरेशन ऑफ गैसेस होता क्यों है? बिकॉज ऑफ अर्थ ग्रेविटी। यहाँ पे प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती है, देयर इज़ नो प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ गैसेस, देयर इज़ नॉन यूनिफॉर्मिटी। और यहाँ पे जो है सेग्रीगेशन हो गई होती है, लेयर्स बन गई होती हैं गैसेस की, ठीक है। और ये लेयर्स किस हिसाब से बनती है? अकॉर्डिंग टू द वेट। सबसे भारी गैस नाइट्रोजन, उसकी लेयर सबसे नीचे होती है, देन ऑक्सीजन की लेयर आती है, देन हीलियम की लेयर आती है, देन हाइड्रोजन की लेयर आती है। तो जब हम बात करेंगे होमोस्फेयर की, तो जो होमोस्फेयर है हमारा, वहाँ पे हमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है, वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ गैसेस प्रॉपर है, वहाँ पे हमें लेयर्स नहीं दिखती डिफरेंट डिफरेंट गैसेस की। जबकि हम बात करें जब हमारे हेट्रोस्फेयर की, तो वहाँ पे हमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स दिखती हैं, वहाँ पे हमें सेग्रीगेशन दिखती है, सेपरेशन दिखती है किसकी? गैसेस की। और ये गैसेस की सेपरेशन क्यों हुई है? बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटी। और ये सेपरेशन किस हिसाब से हुई है? सबसे नीचे लेयर होती है नाइट्रोजन की, देन ऑक्सीजन की, देन हीलियम की, देन हाइड्रोजन की। क्योंकि नाइट्रोजन का जो वेट है वो सबसे ज़्यादा है, उसके बाद आता है ऑक्सीजन का, देन हीलियम का, देन हाइड्रोजन का। तो उस हिसाब से ये अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट मेथड जिसके हिसाब से हम एटमॉस्फेयर को डिवाइड करते हैं इनटू डिफरेंट लेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अकॉर्डिंग टू थर्मल कंडीशंस। जब हम थर्मल कंडीशंस की बात करेंगे तो एटमॉस्फेयर जो है हमारा, उसको हम 5 लेयर्स में डिवाइड करते हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे ट्रोपोस्फेयर से। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जहाँ पे ट्रोपोस्फेयर ख़त्म होती है उसको हम बोलेंगे ट्रोपोपॉज। जहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर ख़त्म होगी वहाँ पे उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटोपॉज। जहाँ पे मीजोस्फेयर ख़त्म होगी उसको हम बोलेंगे मीजोपॉज। और जहाँ पे ये ख़त्म होगी थर्मोस्फेयर, उसको हम बोलेंगे थर्मोपॉज, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स हमें मिलती हैं: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ठीक है। तो एक एक करके पढ़ते हैं हम कि हमारी ये लेयर्स हैं क्या। सबसे पहले बात करते हैं हम ट्रोपोस्फेयर की, ठीक है। जब हम बात करेंगे ट्रोपोस्फेयर की, तो ट्रोपोस्फेयर का जो फर्स्ट फीचर है मैं उसकी बात करता हूँ। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है ऑफ एटमॉस्फेयर। अब ऐसा क्यों कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है? बिकॉज जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिना हैं वो सब के सब यहीं पे होते हैं। जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिना यहीं पे होते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमिना यहीं पे होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं? इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर, पहली बात। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारा जो ट्रोपोस्फेयर जहाँ पे ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रोपोपॉज, ठीक है। और जो ट्रोपोपॉज है हमारा, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। अगर मैं इसकी डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरह से बनेगी। अगर मैं ट्रोपोपॉज की बात करूं, दिस इज़ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। ट्रोपोपॉज की बात करूं तो हमारी ट्रोपोपॉज जो है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। और वो ऐसा क्यों है? बिकॉज पोल्स के ऊपर जो हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, उसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर्स है। और जब इक्वेटर की बात करेंगे, उसकी हाइट जो है इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की वो है 18 किलोमीटर, ठीक है। तो इसी वजह से जो हमारा ट्रोपोपॉज है वो इंक्लाइंड है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब हमने बात तो कर ली कि पोल्स पे जो है वो हमारा ट्रोपोस्फेयर जो है वो 8 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है, और इक्वेटर पे हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वो 18 किलोमीटर तक एक्सटेंड होता है। अब बात आती है ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है बिकॉज इक्वेटर पे हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पोल्स। तो इक्वेटर पे जो हमारी एयर है वो राइज़ ज़्यादा करती है, ठीक है। बिकॉज जो वार्म एयर है वो राइज़ करती है, ठीक है, और वो ज़्यादा राइज़ करती है, ठीक है। और जो पोल्स पे हमारा जो टेम्परेचर है वो काफ़ी लेस है, तो यहाँ पे जो एयर है हमारी वो डेंस है। अब क्योंकि यहाँ पे जो एयर है हमारी वो डेंस है, इस वजह से जो हमारी एयर है वो सबसाइड करती है, ठीक है। अब जब हमारी एयर सबसाइड करेगी तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाइट कम होगी, यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमने बात की, तो जब ट्रोपोपॉज की बात करेंगे, ट्रोपोपॉज की जो हाइट है वो 18 किलोमीटर है, कहाँ पे? इक्वेटर पे। और इसकी जो हाइट है वो 8 किलोमीटर है, कहाँ पे? हमारे पोल्स पे, ठीक है। हम नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे जैसे हम ट्रोपोस्फेयर में
ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम जब ट्रोपोस्फेयर में ऑल्टीट्यूड को इंक्रीज़ करते हैं, हाइट इंक्रीज़ करते हैं, तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और ट्रोपोस्फेयर का जो हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी क्लाइमेटिक फिनोमेना यहीं पे होते हैं, तो हम बोलते हैं कि जब हम 165 मीटर्स ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। दिस इज़ नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, ठीक है। उसके बाद ये जो एरिया है हमारा जो ट्रोपोपॉज, अब ट्रोपोपॉज की बात करते हैं। जब ट्रोपोपॉज की बात करेंगे तो ट्रोपोपॉज इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन रीजन। देखो दो तरह से फ़्लो होता है हमारी, जब एयर फ्लो करती है, ठीक है, एक वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है, एक वो वर्टिकली फ्लो करती है। जब वो वर्टिकली फ्लो करती है हम उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, ठीक है, और जब वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करती है हम उसको बोलते हैं एडवेक्शन, ठीक है। तो क्योंकि ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारी कन्वेक्शन ऑफ एयर स्टॉप्स, देयरफॉर दिस रीजन इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वेक्शन रीजन। इस रीजन को क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन रीजन, क्योंकि ट्रोपोपॉज के बाद हमारी जो वर्टिकल राइज ऑफ एयर है वो रुक जाता है, ठीक है। उसके बाद वर्टिकली एयर राइज नहीं करती है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर आती है हमारी, जब हम नेक्स्ट लेयर की बात करेंगे वो आती है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में कोई भी एटमॉस्फेरिक फिनोमिना नहीं होता, ठीक है, तो इसलिए दिस लेयर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइंग, या फिर ये भी बोल सकते हैं जो भी हमारे एरोप्लेन्स होते हैं वो इसी रीजन में फ्लाई करते हैं, ठीक है। और किस वजह से करते हैं, बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल एब्सेंस ऑफ बम्पी लेयर्स, ठीक है, या बम्पी एयर, ठीक है। तो हमारे एटमॉस्फेयर में एक्चुअली हमारा जो ट्रोपोस्फेयर है वहाँ पे कुछ बम्पी लेयर्स हमारी प्रेजेंट होती हैं जिसकी वजह से टर्बुलेंस क्रिएट होती है, ठीक है, जब हमारा एरोप्लेन फ्लाई करता है। और ये जो टर्बुलेंस क्रिएट होती है इससे क्या होता है, काफ़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी कोई भी टर्बुलेंस क्रिएट नहीं होती, बिकॉज देयर इज़ एब्सेंस ऑफ दिस बम्पी एयर पॉकेट्स। तो हमारे एरोप्लेन्स जिन्होंने लार्ज डिस्टेंस कवर करना होता है वो यही लेयर पे, इसी लेयर में फ्लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हम ओजोन भी बोलते हैं, ठीक है, उसको हम ओजोनोस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ओजोन गैस हेयर, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोनोस्फेयर। तो ये जो है हमारा प्रोटेक्ट करता है हमें फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। तो सबसे पहले हमने लेयर की बात की ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर जहाँ एंड होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज के बाद हमने बात की स्ट्रेटोस्फेयर की, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर की जब हमने बात की तो हमने क्या बोला, इसका जो नीचे वाली लेयर है उसको हम क्या बोलेंगे, ओजोनोस्फेयर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ ओजोन होता है, ठीक है। उसके बाद जब हमने ट्रोपोपॉज की बात की थी, जब हमने ट्रोपोस्फेयर की बात की थी, हमने क्या बोला था, जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा। लेकिन जब हम स्ट्रेटोस्फेयर की बात करेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है हमारा टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। वो कौन सी केमिकल रिएक्शन है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल याद रखो हमारी ये केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। नेक्स्ट लेयर आ गई हमारी मीजोस्फेयर। ये सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है, लीस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर है हमारी, ठीक है। और कुछ मेट्रोलॉजिस्ट ये भी कंसिडर करते हैं कि ये सिर्फ एक ट्रांजिशनली लेयर है बिटवीन थर्मोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर। थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ट्रांजिशनली लेयर है जिसको हम क्या बोलते हैं, मीजोस्फेयर, ठीक है। और उसके बाद जितने भी मिटियोर्स हैं हमारे, ठीक है, वो बर्न जो होते हैं वो इसी लेयर में आके होते हैं, ठीक है। मिटियोर्स क्या होते हैं, जो हमारे अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं, ठीक है, और जब वो अर्थ की तरफ अप्रोच करते हैं तो वो बर्न हो जाते हैं, ठीक है। तो वो किस लेयर में बर्न होते हैं, हमारे मीजोस्फेयर में, ठीक है। दिस इज़ अ थर्ड लेयर। देन नेक्स्ट लेयर है हमारी थर्मोस्फेयर, ठीक है।
अब हाँ, मीज़ोस्फीयर में भी क्या होता है हमारा, मीज़ोस्फीयर में बात कर लेते हैं टेम्परेचर का। जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, ठीक है। तो मतलब ट्रोपोस्फीयर में हमारा नॉर्मल लैप्स रेट हो रहा है और मीज़ोस्फीयर में भी हमारा नॉर्मल लैप्स रेट हो रहा है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम थर्मोस्फीयर की। थर्मोस्फीयर में जैसे जैसे हम टेम्परेचर जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड इंक्रीज़ होता है हमारा यहाँ पे टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। इधर हमें गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं इन द आयनाइज्ड फॉर्म। आयनाइज्ड फॉर्म में, आयंस की फॉर्म में हमें गैस मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमें आयंस की फॉर्म में मिलते हैं। क्यों आयंस की फॉर्म में मिलते हैं? बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो जो ऑक्सीजन है वो भी आयंस में स्प्लिट हो जाता है, नाइट्रोजन जो है वो भी आयंस में स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इस लेयर में आयंस मिलते हैं, ठीक है। और ये लेयर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है। दिस लेयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर है, ठीक है। इस लेयर में अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पे आयंस मिलते हैं तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं आयनोस्फेयर, ठीक है। तो जहाँ पे हमें ये आयंस मिलते हैं थर्मोस्फेयर का, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? आयनोस्फेयर, बिकॉज यहाँ पे हमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के आयंस मिलते हैं, ठीक है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम अच्छा, आयनोस्फेयर की 3 लेयर्स होती हैं। जो इम्पोर्टेंट हैं वो 2 लेयर्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। जब भी आयनोस्फेयर की 3 लेयर्स होती हैं, एफ लेयर एंड ई लेयर एंड डी लेयर, ये 3 लेयर्स हैं हमारी आयनोस्फेयर की, ठीक है। ये तीनों लेयर्स जो हैं ये काम करती हैं किसका? रेडियो कम्युनिकेशन का, ठीक है। जब पहले की बात करें तो पहले हमारी सिर्फ डी लेयर वर्क करती थी फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, लेकिन ये जो डी लेयर है ना, ये रात के टाइम पे, नाइट के टाइम पे डिसअपेयर हो जाती है, ठीक है। तो इसी वजह से पहले रेडियो जो है हमारा वो रात को नहीं चल पाता था, लेकिन जब अब की बात करें हमारी ई लेयर, एफ लेयर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है। उसके बाद बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस लेयर के बारे में बताने जा रहा हूँ, थर्मोस्फेयर के बारे में। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर ऑफ गैसेस, वो बहुत कम है। इसीलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, फिर भी यहाँ पे अगर कोई पर्सन चले जाए तो उसको गर्मी फील नहीं होगी। क्यों फील नहीं होगी? बिकॉज यहाँ पे प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ लेस प्रेशर यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारा वो फील नहीं होता, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो, उनका जो ऑर्बिट होता है वो इसी लेयर में होता है। जो हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ठीक है, और जो हमारी सैटेलाइट्स हैं उनका ऑर्बिट इसी लेयर में है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सोस्फेयर की। एक्सोस्फेयर जो है ये अपर मोस्ट लेयर है, अपर मोस्ट, ठीक है। इसको हम अपर स्पेस भी बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अपर स्पेस। यहाँ पे जो एयर है हमारी वो एक्सट्रीमली रेरिफाइड है, एयर इज़ एक्सट्रीमली रेरिफाइड एंड इज डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम गैस से डोमिनेटेड है और टेम्परेचर यहाँ का काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो इट इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑल्सो नोन एज अपर स्पेस, ठीक है। एयर जो है यहाँ पे वो एक्सट्रीमली रेरिफाइड है एंड डोमिनेटेड बाय हाइड्रोजन एंड हीलियम, और टेम्परेचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, अब हमने स्ट्रेटोस्फेयर में बात की थी कि स्ट्रेटोस्फेयर में कोई केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अब हमने एक स्ट्रक्चर में, जब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ रहे थे उस टाइम हमने देखा था कि जो थर्ड हमारी कैटेगरी है दैट वाज अकॉर्डिंग टू केमिकल रिएक्टिविटी, और उसमें जो लेयर का नाम है दैट इज़ कैमोस्फेयर, ठीक है। कैमोस्फेयर इज़ नथिंग बट ओजोनोस्फेयर। ये जो ओजोनोस्फेयर होता है जहाँ पे हमारी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? कैमोस्फेयर, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन कौन सी होती है? यहाँ पे एक्चुअली जो ऑक्सीजन है हमारी वो यूवी लाइट की प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। और हमें क्या मिलती है? नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये हमारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होके हमारे को क्या देती है? ओजोन देती है। तो ये जो रिएक्शन है ये कंटिन्यूसली टेक प्लेस होती है जिसकी वजह से हमें कंटिन्यूसली ओजोन की प्रोडक्शन होती रहती है, ठीक है। तो एक्चुअली में देखो, जो हमारी
ओजोन है वो किस तरह से ब्लॉक कर रही है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को। वो कैसे ब्लॉक कर रही है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हैं जो हमारी अर्थ तक पहुंच रही हैं वो हमारी यूटिलाइज हो रही है इन द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ठीक है, अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन नहीं होगी तो हमारा ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन नहीं होगा। अगर वो ब्रेक डाउन नहीं होगा ऑक्सीजन तो क्या होगा? अगर ऑक्सीजन ब्रेक डाउन नहीं होगा तो नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, नेसेंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ओजोन नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली जो है ओजोन जो है वो कैसे प्रिवेंट कर रहा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को कि वो अर्थ तक नहीं पहुँचे? बाय इट्स फॉर्मेशन, बन के ही अपनी फॉर्मेशन को करके ही वो क्या कर रहा है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को प्रिवेंट कर रहा है कि वो हमारे अर्थ तक नहीं आए। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एटमॉस्फेयर, इट्स कंपोजिशन, इट्स एवोल्यूशन, इट्स इम्पोर्टेंस, इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब उसमें मिलेंगे।